पहाड़ियों में चढ़े बैठे घुसपैठियों को नीचे धकेलने के लिए सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी हमले में लगाए गए। हालांकि गुजरा दिन हवाई हमले के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो चुका था और हमें यह भी पता था कि चोटी पर दुश्मन के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन और स्ट्रिंगर मिसाइल है। जैसे ही भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर घुसपैठियों की जद में आया, उन्होंने स्ट्रिंगर मिसाइल दाग दी और हेलीकॉप्टर उसका शिकार हो गया। भारतीय खेमे के लिए ये एक बड़ा झटका था। वायुसेना ने अपने 4 वीर गंवा दिए थे। इधर जमीन पर सेना ने 29 मई को बटालिक सब सेक्टर के 2 ठिकानों और द्रास सब सेक्टर की एक प्रमुख चोटी के अलावा मशको घाटी से कई अलग अलग ठिकानों पर घुसपैठियों को भगा तिरंगा गाड़ दिया था। तीन 300 घुसपैठिए मारे गए और करीब 150 से ज्यादा घायल हो मोर्चा छोड़ भाग खड़े हुए। इधर पाकिस्तानी फौज की हलचल को देखकर भारतीय नौसेना को भी सतर्क कर दिया गया और इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। अब मिराज 2000 ने दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया, पर युद्ध रोकने की कोशिशों में एक अहम कदम उठा 31 मई को, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने पाक विदेश मंत्री सरताज अजीज की भारत यात्रा को हाँ कह दी। यह 28 मई को अटल और नवाज शरीफ के बीच फोन पर हुई बातचीत का नतीजा था। करगिल घुसपैठ का पता चले करीब 30 दिन से ज्यादा का समय हो चुका था और ऐसे में भारतीय सेना के सामने दुश्मन से भी बड़ी चुनौती साबित हो रहे थे ये पहाड़। भारत की मारक क्षमता पहाड़ों की जड़ में थी तो उनका निशाना पहाड़ की खड़ी उस चोटी पर। ऐसे में भारत सेना के हथियार, तादाद और सामर्थ्य सब पिछड़ रहे थे और नुकसान भी बहुत हो रहा था। भारतीय सेना की मजबूरी ये थी कि नियंत्रण रेखा पार न कर पाने की वजह से वो पहाड़ी पर बैठे दुश्मन को कायदे से घेर भी नहीं पा रही थी और न ही घुसपैठियों की नालों से आ रही गंदी बाढ़ को रोक पा रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी हो रही थी क्योंकि ना हमारे पास पोर्टर्स थे, ना हमारे पास पोनीज थी। तो एक बटालियन में तकरीबन 2 कंपनी तो खाली एमिनेशन और खाना पानी ऊपर ले जाती थी और ग्राउंड पे खाली 2 कंपनी लड़ रही थी। इसी का नतीजा था कि श्रीनगर लेह राजमार्ग को पाक घुसपैठियों ने अपनी बमबारी से बंधक बना लिया था। भारतीय युद्ध पूरी तरह से इस हाईवे को आजाद कराने के इरादे से हो रहा था। इस हाईवे पर तोलोलिंग और टाइगर हिल से लगातार हमले हो रहे थे। करगिल की सुरक्षा में तैनात 121 ब्रिगेड के कमांडर को लगा कि चोटी पर 8-10 घुसपैठिए होंगे, लिहाजा उन्होंने कहा कि जाओ और आतंकियों को कॉलर से पकड़कर खींच लाओ। नगा, गढ़वाल और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट इस काम पर गईं, पर जैसे जैसे हमला आगे बढ़ा तो उन्हें असलियत का एहसास हुआ। शुरुआती कुछ हमलों में तो ऐसा हुआ कि दुश्मन ने बिना गोली बारूद के हमले को नाकाम कर दिया। नाकामी की निराशा को तोड़ा ग्रेनेडियर्स के 28 वर्षीय मेजर राजेश अधिकारी ने। राजेश अधिकारी अपने 10 साथियों के साथ दुश्मन के बेहद करीब पहुंचने में कामयाब हुए। उन्होंने दुश्मन के दिल में भारतीय इरादों का खौफ पैदा किया, पर मेजर अधिकारी अपनी चुनौती को विजय में बदल नहीं सके और शहीद हो गए। युद्ध में शहीद हुए वीरों के शव पहाड़ियों से लाना बेहद मुश्किल हो रहा था। 11 ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन ने जब अपने साथियों के शव के सम्मान की लड़ाई लड़ी तो उन्हें भी वीर गति प्राप्त हुई। छह घंटे की लगातार चढ़ाई कर वीर विश्वनाथन अपने साथियों के शवों तक पहुंच गए। दुश्मनों ने लाशों में बूबी ट्रैप लगा रखा था। जैसे इस शव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश हुई, लाशों में बंधी माइंस फट पड़ी। वीर विश्वनाथन और उनके साथियों ने हौसला नहीं हारा, पर दुश्मन की एलएमजी ने उनका रास्ता रोक दिया। पर इस अधिकारी की चिट्ठी ने जिस सच्चाई का खुलासा किया, उसने आक्रमण की दशा और दिशा बदलने पर मजबूर कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन ने अपने आखिरी खत में लिखा था
कि हम एक अनजाने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जो बेहद खतरनाक हो सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत का असर ये हुआ कि तोपखाने की कवर फायरिंग को मजबूत करने का जिम्मा द्रास आर्टिलरी के कमांडर ब्रिगेडियर लखिंदर सिंह को सौंपा गया। और इसके बाद करगिल में 105 mm गन के अलावा 130 और 155 mm की तोपों को लाने का काम भी शुरू हुआ। 12 कमांडो की तैनाती का फैसला हुआ ताकि उनसे दुश्मन की तोपों की जानकारी इकट्ठा करवाकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तोपों को यहां तक लाना भी एक युद्ध जैसा ही था। इन संकरे पहाड़ी रास्तों में रात में छिपकर तोपों को यहां तक पहुंचाना बेहद खतरनाक था। तोपें सिर्फ रात में ही लाई जा सकती थी क्योंकि दिन में दुश्मन को खबर होने का खतरा था। गुमरी और मताइन बेस से ये तोपें यहां तक लाई गई। ताकतवर स्काइना ट्रक इन्हें खींच रहे थे। संकरे रास्तों में मामूली सी चूक का मतलब था कि ये ट्रक और साथ में बुफोर्स हजारों मीटर गहरी खाई में चले जाते। इसीलिए इन ट्रक के कारवां के आगे 2 जवान टॉर्च लेकर चल रहे थे जो हर 2 मिनट के बाद उसको ऑन ऑफ करते और रास्ता दिखाते। जैसे ही ट्रक अपनी लाइटों को ऑन करता तो चोटी पर बैठे पाकिस्तानी फौज गोले दागने लगते। इसीलिए सुबह होने से पहले 2 जवानों के साथ टॉर्च की रोशनी में ये पहुंच गए द्रास में। छोटा सा ऑब्जेक्टिव था, 13 जैकरिफ ने ऑक्यूपाई करना था, पर वो 2 रात से नहीं कर पाई थी। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा शाम को 4 बजे आप असॉल्ट करिए और मैं आपको डायरेक्ट फायर दूंगा बोरफर से। तो मैं खुद बैठ के उनको डायरेक्ट फायर दिया और उनको तकरीबन 400 मीटर के अंदर अंदर ला के फिर जाके असॉल्ट करा। आएंगे 4 जून को बटालिक सब सेक्टर से 3 पाकिस्तानी सैनिकों के शव बरामद हुए और साथ ही ऐसे कागजात जो उन्हें पाक सैनिक साबित करने का पुख्ता सबूत थे। पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका था। थल सेना ने पहली बार छाती ठोक कर कहा कि घुसपैठिए और कोई नहीं बल्कि नियमित पाकिस्तानी सेना के जवान और अधिकारी ही हैं। पाकिस्तान पर चारों ओर से दबाव बनने लगा। दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। अब भारतीय सेना ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने स्ट्रेटेजिक विश्राम लिया, बड़े हमले रोक दिए। दुश्मन के खिलाफ इस कदम का मकसद था आखिरी हमले से पहले खुद को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। बढ़ती ठंड के इंतजाम भी किए गए। करगिल सूट्स मंगवाए गए, नए जूते लाए गए और नए हथियारों का जखीरा भी इकट्ठा किया गया। हमले की जिम्मेदारी के लिए अब सेना की नई टुकड़ियों को जिम्मा सौंपा गया और साथ में ज्यादा असरदार हमले के लिए तोपों की तैनाती की गई। पहाड़ों पर रस्सियों का रास्ता बनाने के लिए पर्वतारोही डिवीजन को लगाया गया। बकायदा इस हमले की पूरी मॉक ड्रिल हुई। अब वो समय आ गया था जब हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। सेना पाकिस्तान को घेरने में लगी थी तो दिल्ली में राजनयिक स्तर पर उसे घेरने की तैयारी चल रही थी। पाक विदेश मंत्री के भारत आने के ऐन एक दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। विदेश मंत्री जसवंत सिंह आए तो उन्होंने बम फोड़ दिया। विदेश मंत्री ने एक ऑडियो टेप लोगों को सुनाया। इस टेप में करगिल की साजिश को लेकर पाक के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ और पाक सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज की बातचीत थी। साफ हो गया कि पाक सेना की साजिश का नतीजा था करगिल। पाक विदेश मंत्री सरताज अजीज और जसवंत सिंह की मुलाकात हुई तो जसवंत ने 2 टूक मुंह पर बोल दिया कि बात क्या करोगे, पहले सैनिकों के साथ बर्बरता करने वालों को सजा दो, घुसपैठियों को वापस बुलाओ, तब बात होगी। लेकिन घुसपैठियों की कार्रवाई के मुद्दे पर पाकिस्तान की गोलमोल बंद नहीं हुई। सरताज अजीज ने लाहौर मसौदे का हवाला देकर कहा कि करगिल विवाद के निपटारे के लिए कार्यदल बना लें चीन की तर्ज पर। अगर भारत इस बात के लिए तैयार हो जाता तो पाकिस्तान को इस बात के प्रचार में सफलता मिलती कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा स्पष्ट नहीं है।
सच्चाई तो यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा 1972 में ही 19 नक्शों की मदद से तैयार कर ली गई थी और पाकिस्तान 27 सालों तक उसे मानता भी आया। एक बड़े राजनीतिक तबके का उस समय मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये पूरी लड़ाई चल रही है उसके जरिए पाकिस्तान करगिल के कांटे से शिमला समझौते की फांस निकालना चाहता है और कश्मीर को फिर से विवादित करना चाहता था। लेकिन भारतीय सेना ने उसके इस हमले को भी नाकाम कर दिया। देश और रक्षा मंत्रालय का जो समन्वय बैठा कारगिल में, वह शायद पहले कभी नहीं था। अस्सी डिग्री पर झुकी सपाट चट्टानों का इलाका बर्फ में डूबा था। हर कदम पर खतरा मौत की चादर लपेटे पसरा हुआ था। सुर्ख बर्फ का हर तिनका लाल खून की प्यास में झटक रहा था। 16,000 फीट ऊंचा नंगा पहाड़ दुश्मन के लिए आईने की तरह था, जिसके आगे कुछ भी नहीं छिपता है। इस बेहद मुश्किल पहाड़ी पर हमले के लिए 2 राजरिफ पूरी तरह तैयार थी और नीचे तैयार थी आग उगलने को कुख्यात बोफोर्स 2। टोलोलिंग जो एक रोड के नज़दीक है, वहाँ से सब कुछ नज़र आता है। तो क्या हुआ, तो हम रात को अगर चल के जाए तो सुबह हो जाता था। अटैक करने के लिए, काम करने के लिए बहुत कम समय मिलता रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त वो उसको ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता है। तो उस वजह से उस रात के जो अंधेरे के छुपाव में हम नज़दीक से नज़दीक पहुंच सकते थे। तो ये करने के लिए हम शाम को ही शुरू करना चाहिए। जैसे अंधेरा शुरू होता है तो अटैक शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे करना है तो हम चढ़ के आते हैं, उसको दूर से नज़र आता है ये चढ़ के आ रहे हैं, तो वो तैयार हो जाता। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक दिन पहले ही चढ़े रात को और उनके नजदीक जाके चुपके बैठे पूरा दिन। दुश्मन की चोटी से ठीक 300 मीटर नीचे तैयार फायर बेस में 2 राजरिफ के सीओ कर्नल रविंद्र नाथ अपने चुनिंदा 90 लड़ाकों के सामने खड़े थे, जिन्हें भीम, अर्जुन और अभिमन्यु नाम की 3 टीमों में बांटा गया था। तोलोलिंग हमले के लिए बनी टीम में ज्यादातर यूनिट के खिलाड़ी थे। 90 लोगों में 11 तोमरों की एक टुकड़ी भी थी। कर्नल ने बेहद तनाव भरे माहौल में भावुक होकर कहा, मैंने जो आपको चाहिए, जो चाहिए मैंने दिया है, अब मेरे को वो टोलोलिंग टॉप चाहिए, आप लोग मेरे को दो। तो उन्होंने बोला, साहब आप फिक्र मत करो, आप सुबह आके मेरे साथ वहाँ पर चाय पियो। सुबह लेकिन सब वो यशवीर वगैरह, हवलदार मेजर वगैरह, उन्होंने कंपनी कमांडर सब ने बोला था। तो दुख की बात यह है कि टोलोलिंग टॉप तो मिल गया, लेकिन वो नहीं थे जब मतलब उधर से चाय पिलाने के लिए। वो मतलब अपने शहीद हो गए थे। तो उस कार्रवाई, उनको जो वादा उन्होंने मेरे से किया था उसको पूरा करने में वो अपना मतलब जान भी न्यौछावर करके वो टोलोलिंग टॉप को उन्होंने कैप्चर किया था। कूच हुआ। सैनिकों ने पहाड़ी पत्थरों की ओट में पोजीशन ले ली। पूरे हमले का रिहर्सल पहले ही हो चुका था। कर्नल रविंद्रनाथ ने पिछले 10 दिन में नक्शों और दूरबीन की मदद से पूरी तोलोलिंग पहाड़ी के एक-एक हिस्से को नाप लिया था। योजना थी कि 3 तरफ से हमला होगा। दुश्मन को पता है कि यहाँ पर अटैक आने वाला है, तो सरप्राइज हम हासिल करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फायर पावर से उसको सर दबा के रखना पड़ेगा। और तो उस वजह से मेरे को अम्यूनिशन डंप करने की ज़रूरत है। तो वो अम्यूनिशन डंपिंग जो एक आदमी 10-15 केजी उठा सकता है, तो हमने ये सोचा कि चलो इसको तजवीज़ बना के हमने डंपिंग अम्यूनिशन का शुरू किया। तो वो तकरीबन 6 दिन का था। मैंने बोला मेरे को कम से कम 6 दिन का मोहलत मतलब टाइम चाहिए उसको अटैक करने के लिए, अगर सक्सेस चाहिए तो। इसके लिए नायक दिगेंद्र कुमार ने तोलोलिंग के सबसे मुश्किल रास्ते को आसान बनाने का जिम्मा संभाला। 10 तारीख से ही चोटियों पर रूसी कील गाड़ कर चढ़ने के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया गया। 90 मीटर लंबे और 10 टन का वजन उठा सकने वाले इस रस्से से दिगेंद्र ने हमले का सामान और अटैक टीम दोनों को उनकी मंजिल के पास पहुंचाया।
लगातार 14 घंटे की मेहनत के बाद असलह और सैनिक हमले की जगह के बेहद करीब 12 जून को पहुंचे। यहां उन्हें मेजर गुप्ता और उनकी टीम मिली और अब टारगेट थे तोलोलिंग की चोटी पर बने 11 पाकिस्तानी बंकर। इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो, इस युद्ध की 2 भावुक बातें आपको हम बताना चाहते हैं। 11 तोमरों की जिस टोली का भी जिक्र हुआ, उसमें सबसे कम उम्र के थे लेफ्टिनेंट प्रवीण सिंह तोमर, जो कि एक टोली का नेतृत्व कर रहे थे। तोमरों का बड़ा गौरवमयी युद्ध इतिहास रहा है। वो मारने पर भरोसा करते हैं, मरने पर नहीं। प्रवीण तोमर जब अपनी टोली को लेकर आगे बढ़ रहे थे तो हवलदार यशवीर सिंह तोमर ने कहा, साहब 11 है, जीत कर भी 11 ही लौटेंगे। एक और बात आपको बता दें कि ये 90 के 90 लोगों ने अपने घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में इन्होंने लिखा कि अगर ये वापस लौट के नहीं आते तो इनकी आखिरी निशानी इनके घर वालों तक पहुंचा दी जाए। लेकिन युद्ध के मैदान में जाने से पहले हम आपको बता दें कि युद्ध बेहद भीषण था और नरसंहारीय था। इसकी तुलना 1965 के हाजीपीर दर्रा की युद्ध से की जाने लगी, जो कि 32 दिन तक लगातार चला था। आमतौर पे हमें सिखाया जाता है कि फ्लैंकिंग अटैक मारो या रियर से अटैक मारो, पर इस टाइम पे क्या हुआ कि दुश्मन ने जितने भी फ्लैंक्स थे उसके और रियर थे, वो बहुत अच्छी तरह कवर कर रखे थे। तो हमने कोशिश बहुत की फ्लैंक से जाने की या रियर से जाने की, लेकिन उसने हमें मौका नहीं दिया। तो हमने इसके बावजूद फ्रंटल अटैक मारे और फ्रंटल अटैक से ही हमने तोलोलिंग कैप्चर किया। हमले से 4 घंटे पहले नीचे से तोप खाने की 120 तोपों का मुंह खोल दिया गया। कुछ घंटे के भीतर करीब 10,000 गोले दागे गए। इनसे निकला बारूद 50,000 किलो TNT के बराबर था, जो दिल्ली जैसे शहर को पूरी तरह बर्बाद कर देने के लिए काफी ज्यादा था। राजपुताना राइफल्स के अधिकारी उस रात को याद करके कहते हैं कि ऐसी दिवाली हमने कभी नहीं देखी। गोलाबारी इतनी खतरनाक थी कि एक पहाड़ी 5140 का नाम ही बर्बाद बंकर रख दिया गया। गोलाबारी रुकने के बाद मेजर विवेक गुप्ता की टुकड़ी अपने 10 साथियों के साथ आगे बढ़ी। नायक दिगेंद्र भी उनके साथ थे। अचानक ये दुश्मन के एक बंकर के सामने आ गए। नायक दिगेंद्र के हाथों में जब एक गरम LMG की बैरल लगी तो उन्हें इसका एहसास हुआ। नायक ने फौरन ग्रेनेड बंकर के भीतर डाल दिया। पहला बंकर खत्म हो चुका था। पर नीचे से हो रही गोलाबारी का कवर हटते ही चोटी पर बैठा दुश्मन पहाड़ी पर खिसक रहे वीरों पर हमला करने लगा। पाकिस्तान से आ रहे गोले भी दिक्कत कर रहे थे। तब सूबेदार शिवनायक ने जान पर खेलकर दुश्मन तोपों की टोह ली और अपने मेजर को सही जानकारी दी। लिहाजा मेजर विवेक गुप्ता ने तोपों का मुंह 1 मीटर ऊंचा करवाकर गोलाबारी करवाई। अब दुश्मन की तोप और तोलोलिंग पर एक साथ गोले गिरने शुरू हुए। कुख्यात बोफोर्स पाकिस्तानी तोपों को संभाल रही थी तो दूसरी तोपें पहाड़ी पर बैठे घुसपैठियों को। थोड़ी ही देर में पाक गोलाबारी बंद हो गई। इससे दुश्मन थोड़ा ढीला पड़ा और भारतीय सेना आगे बढ़ी। सुबह चोटी पर मिलने का वादा करने वाले सूबेदार भंवर सिंह भी इसी दल में थे। सब बेहद वीरता से लड़ रहे थे।